अमरीकी डॉलर 190 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। मजीद तफसीलात जानते इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कि डॉलर की इस कदर कीमत में इजाफा क्यों होता जा रहा है? जी, देखा जाए बुनियादी वजह यह है कि रुपए की कदर में जो मुसलसल कमी हो रही है और डॉलर तगड़ा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की मुसलसल अदायगी हो रही है, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर 10 अरब 50 करोड़ डॉलर से नीचे आ गए। साथ ही दरामदी बिल की जो अदायगी है वो भी बढ़ रही है। तिजारती खसारा 65% 10 माह में बढ़ चुका है, जिससे रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। और इन्फ्लो की बात करें डॉलर आने की, तो कोई बड़े डॉलर आने की अभी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। IMF से जो बात की जा रही थी उसमें भी अब ताखीर हो गई है, उसका वक्त अब पाकिस्तान नहीं आ रहा है, उस पर भी कंसर्न देखा जा रहा है। और आज भी कारोबार के दौरान डॉलर एक ही दिन में ₹1.34 महंगा हो गया है और मुल्क की तरक्की नई बुलंद तरीन सतह 190 रुपए पर एक अमरीकी डॉलर पहुंच गया। अब देखा जाए कि मौजूदा रवा माली साल जो डॉलर अब तक 32 रुपए महंगा हो गया और पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 130 अरब डॉलर हैं, तो 32 रुपए महंगा होने से पाकिस्तान पर पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जे का बोझ 4000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। अशरफ, ये बताइएगा कि ओपन मार्केट में डॉलर की मजीद कितनी कीमत बढ़ चुकी है और इस वक्त क्या कीमत है डॉलर की? जी हाँ, बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज भी जो ओपन मार्केट में डॉलर 190-190.50 से ट्रेड कर रहा था, आज भी अगर देखा जाए ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया। 191.50 की बुलंद तरीन सतह पे ओपन मार्केट में पहुंच गया। और इंटर बैंक की बात करें तो 190 है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है 1.5 रुपए महंगा 191.50 पे मिल रहा है और यहाँ पे डॉलर महंगा होने से दीगर करेंसी भी अब महंगी हो जाए। अशरफ, ये बताइएगा कि स्टॉक मार्केट में डॉलर की बढ़ती कीमत पर किस कदर असर होगा? कारोबारी मंडी में क्या रुझान है? कि यहाँ पे माहिरीन का भी ये कहना है कि डॉलर अगर महंगा होता है तो उसके असर सब जगह नजर आते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी जो मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल है उससे 500 पॉइंट की मंदी हो गई, 43,000 की सतह से नीचे आया है। और सरमायाकार जो शेयर की फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट ये है कि शेयर की कीमतें जो है मुसलसल गिर रही हैं और सरमायाकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो एक रोज पहले यानी मंडी को पहले कारोबारी रोज 1500 पॉइंट की कमी हुई थी, कल कुछ मामूली रिकवरी हुई, आज फिर शदीद मंदी देखी जा रही है 500 पॉइंट। अशरफ, डॉलर की बढ़ती कीमत में रोज बरोज इजाफे की वाज़ेह वजह क्या बताई जा रही है? जी, माहिरीन का कहना है कि एक तो सबसे अहम वजह जो है दरामदी बिल जो है बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया 10 माह में देखा जाए। और साथ ही तिजारती खसारा जो है 65% का इजाफा हुआ है और तिजारती खसारा 40 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया है। यानी कि पाकिस्तान इम्पोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, उसकी वजह से जो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। साथ ही बैरूनी कर्जों की जो अदायगी है जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर जो है तकरीबन देखा जाए जनवरी से लेकर अब तक और जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है तो 10 अरब 50 करोड़ डॉलर से नीचे आ गए, जो कि कंसर्न देखा जा रहा है। कोई बड़ी रेमिटेंसेज जो है वो नहीं आ रही हैं। बैरून मुल्क से जो पैसे आने थे मुख्तलिफ इदारों जैसे IMF इन सब उसमें तासीर है, जिससे ज़खायर भी शक्ल घट रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें आगाह कर रहे थे डॉलर की बढ़ती कीमत के हवाले से। बाजार हिस्स भी शदीद मंदी की लपेट में है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 550 से ज़ायद पॉइंट्स तक गिर गया। इंडेक्स 42,960 पॉइंट्स पर आ गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, अपडेट कीजिएगा कि मंदी में इस कदर कारोबारी मंदी की क्या वजह है? बिल्कुल, देखें कारोबारी हफ्ते का आज तीसरा रोज है, लेकिन कारोबार के आगाज से ही मार्केट में जो है वो मिला रुझान देखने में आया, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो शदीद इस वक्त दबाव का शिकार है। मंदी इस वक्त देखी जा रही है। 500 से ज्यादा पॉइंट्स इस वक्त जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मार्केट 43,000 की जो सतह थी नफसियाती उसको भी बरकरार नहीं रख सकी। इस वक्त मार्केट 42,960 पॉइंट्स की जो सतह है उस पर ट्रेड कर रही है। और माशी माहिरीन का यही कहना है कि इस वक्त जो रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, रुपया इस वक्त जो है वो 190 रुपए की सतह पर पहुंच चुका है और इसकी वजह से मार्केट में सरमायाकार खासे मोहतात है। इसके साथ साथ आलमी मार्केट जो है, जो कि यूरोपियन मार्केट हो या अमेरिकन मार्केट हो, वहां पर भी इस वक्त दबाव देखा जा रहा है। उसकी वजह से सरमायाकार खासे मोहतात है और मार्केट में आज शदीद दबाव देखा जा रहा है। जी हबीब, ये बताइएगा कि मौजूदा हफ्ते के दौरान क्या 100 इंडेक्स के पॉइंट्स में इजाफे के कोई इम्कानात हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए मार्केट की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, मार्केट इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। पीर को भी जब कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था उस वक्त भी हम 1500 पॉइंट्स की जो है वो कमी रिकॉर्ड हुई थी। आज फिर वही सिलसिला दिखाई दे रहा है कि 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जब तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और उसके साथ साथ मईशत के जो आदात शुमार है उसमें बेहतरी नहीं आती, उस वक्त तक माशी माहिरीन का कहना है कि मार्केट में किसी किस्म के जो मजबूत आसार है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हबीब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम बात कर लेते हैं माशी माहिर ज़िशान मर्चेंट से। ज़िशान साहब, बहुत शुक्रिया आपने सिटी 21 को वक्त दिया।
बताइएगा कि आने वाले दिनों में डॉलर क्या 200 रुपए तक जा सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से डॉलर की अभी ये जो परवाह चल रही है पिछले कुछ अरसे से, तो जितने भी मुल्क के इम्पोर्टर्स हैं ये तो बहुत पहले ये वैल्यूएशन करके बैठेंगे डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा। लेकिन ये अगर डॉलर 200 रुपए का हो गया तो हम अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट से बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। हमारा जो एक बहुत बड़ा जो है बहरान नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि ये इसकी बुनियादी वजह सारी की सारी नजर यही आती है कि जो अनसर्टेनिटी चल रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। और जो हमारी कांस्टेंट जो इंटरनेशनल प्राइसेस जो है जो बढ़ रही हैं, इसमें इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये जितनी प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ती चली जाएंगी उतनी ही डॉलर की डिमांड बढ़ती चली जाएगी और उससे इसको रोकना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त स्टेट बैंक को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैठकर इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, वरना तो ये काबू से बाहर होता चला जाएगा। जी सर, ये क्या आपको क्या लगता है कि क्या इकदामात करने चाहिए कि डॉलर की कदर में कमी आ जाए? देखिए, इस वक्त जो फौरी कमी कैसे मुमकिन है? जी हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि जो हम लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जो वैल्यू जिसकी बहुत ज्यादा है, उसको फिल फॉर फॉरेन बैन करना पड़ेगा। और लग्जरी आइटम्स आप ये देखें, हम गाड़ियों तक को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये गाड़ियां सस्ती होती हैं? नहीं, ये गाड़ियां 50, 60, 70, 80 लाख रुपए से भी ऊपर होती है और कहीं करोड़ों रुपए में जाती है। तो आपको इन आइटम्स को फिल फॉर द टाइम भी बैन करना पड़ेगा, जो भी लग्जरी आइटम्स। और हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ लाजमी, हमारे पास चॉइस नहीं है कि अगर हम अभी भी प्लान करें कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है, हमें छोटे जो एसएमईज हैं इनको आगे लेके आना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें मेक इन पाकिस्तान एंड मेड इन पाकिस्तान पर रिलायंस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे और हम हर चीज को इंपोर्ट करेंगे तो आगे जो फ्यूचर नजर आ रहा है वो बड़ा ब्लीक नजर आ रहा है और इस पे यकीनन गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए इस वक्त। जी ज़ीशान साहब, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा अगर डॉलर की कीमत मुसलसल ही बढ़ती रही? तो क्या ताजिर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो स्टॉक मार्केट पे इस पर क्या असरात होंगे? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। जब सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊंची होती है, जब सेंटिमेंट्स थोड़े से भी नीचे होते हैं तो स्टॉक मार्केट नीचे होती है। अभी आपने देखा जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया था, उससे पहले स्टॉक मार्केट में बूम आया था और वो बूम बहुत तेजी से 3-4 दिन रहा और उसके बाद सेंटिमेंट जब जरा से खराब हुए तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड आना शुरू हुआ। और ये जो हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, डेफिनेटली मुल्क की मईशत पे इसका फर्क पड़ता है, असर होता है। और जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, वो स्केप्टिकल होते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने से, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है स्टॉक मार्केट में। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक एक अब कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पॉलिसीज हो, तो ये ना मार्केट संभलने पे आएगी, ना आप डॉलर को रोक सकेंगे। तो इस वक्त हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी आएगी, किस तरीके से ये गवर्नमेंट में जो एक टर्मोइल चल रहा है ये खत्म होगा। जब तक इस पे ऊपर काबू नहीं पाएंगे, मैं नहीं समझता कि स्टॉक मार्केट भी कोई रिएक्शन करेगी और डॉलर को भी आप रोक पाएंगे। जी, मुआशी माहिर ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ मौजूद थे, हमें स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के मुतालिक आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हबीब खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, नेशनल ग्रिड स्टेशन से इजाफी बिजली मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक की डिमांड पूरी करने में नाकाम है। गर्मी में रात के औकात में बिजली की लोड शेडिंग के बायस कराची के शहरियों का आराम भी गारत हो गया। 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश के बायस शहरियों के लिए रात में सोना भी मुहाल हो गया। दिन में 4 बार 4 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। नॉर्थ कराची, यूपी मोड़, रेलवे कॉलोनी, सुल्तानाबाद मुतासर हैं। स्कीम 33, गुलिस्तान जोहर, मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी के मकीन भी हाल से बेहाल हो गए हैं। साइट, गुलशन इकबाल, गुलशन मीमार, गड्डाब के शहरी भी परेशान हैं। एहसनाबाद, कोरंगी, औरंगी, तीसर टाउन भी लोड शेडिंग की लपेट में आ गए हैं। सुरजानी के माड़ी, भैंस कॉलोनी, गार्डन, सोल्जर बाजार में भी बिजली गायब रहने लगी है। लांढी, इब्राहिम हैदरी, मुशर्रफ कॉलोनी, कायदाबाद में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। कराची में दर्जा हरारत के साथ लोड शेडिंग का भी इजाफा कर दिया गया है। एलानिया लोड और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां 14 से 16 घंटे बिजली नहीं होती। मजीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा कि किन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है?
बिल्कुल देखिए शहर में इस वक्त लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू है। के इलेक्ट्रिक के तमाम तर दावे धरे के धरे रह चुके हैं और के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो ये कहा गया था कि सिस्टम में इजाफी 400 मेगावाट बिजली जो है वो शामिल की गई है, साथ ही साथ NTDC से मिलने वाली बिजली की मिकदार भी पूरी मौसूल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद शहर में इस वक्त जो है वो अबतर सूरत हाल का सामना है। बिजली की बंदिश इस वक्त जो है वो दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच चुका है। लियारी, कोरंगी, औरंगी, इसके अलावा बल्दिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान और जो डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके हैं वहाँ पर भी इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तमाम तर जो शहरी हैं वो इस वक्त शदीद परेशान है, शदीद नाला है। हुकूमत की जानिब से तमाम तर वादे दावे किए गए थे कि लोड शेडिंग जो है वो इस बार नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो लोड शेडिंग है वो 12-12 घंटे की जारी है। रात गए भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो चुका है। के इलेक्ट्रिक के तमाम तर दावे धरे हैं और शहरियों को शदीद गर्मी में, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड शहर में रहने, उस मौसम में भी जो है वो शुक्रिया हबीब, हमें आगाह कर रहे थे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक इमरान राना ने 14 घंटे लोड शेडिंग की सख्ती से तरदीद कर दी। समाजी राबिते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में तर्जुमान के इलेक्ट्रिक इमरान राना ने कहा कि शहर में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग का शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है और रजिस्टर्ड सार्फिन को बजरिया SMS मतला भी किया जा रहा है। अदम अदायगी पर मुनक़ता होने वाले कनेक्शंस को लोड शेडिंग से तशबीह देना दुरुस्त नहीं है। बिजली की फराहमी बिलों की अदायगी से मशरूत है। दावा किया कि 20% से कम नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। 400 के करीब सनती फीडर्स पर भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लांढी, भैंस कॉलोनी और कुछ दीगर इलाकों में अदम अदायगी पर कुछ कनेक्शंस मुनक़ता किए गए हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में इस वक्त समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं। 13 और 14 मई को कराची शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। शहर का दर्जा हरारत इन दिनों 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। 13 और 14 मई को शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल रहेंगी। हमारी नुमाइंदा आदिया नाज इस वक्त सरदार सरफराज के साथ ही मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी आदिया। बिल्कुल, शहर कायद भी दीगर मुल्क के हिस्सों की तरह आजकल गर्मी की लपेट में है और आज के मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन है कि शहर का मौसम गर्म और मरतूब है, लेकिन आइंदा 2 दिनों में यानी कि 13 और 14 मई के हवाले से प्रेडिक्शन की जा रही है कि कराची में गर्मी जो है वो ज़ोर पकड़ेगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। मौसम के क्या असरात रहेंगे कराची पर, ये इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में कराची के मौसम के हवाले से? देखिए, कराची में ऑलरेडी मौसम गर्म और मरतूब तो चल ही रहा है, लेकिन टेम्परेचर लकीली उतना ज़्यादा नहीं जाता, 35-36 की रेंज में रह रहा है। लेकिन चूंकि नमी का तनासब 50 से 60% के दरमियान चल रहा होता है, तो इसलिए आपको गर्मी फील ज़्यादा होती है। फील लाइक टेम्परेचर जिसे कहते हैं वो बढ़ जाता है, यानी हीट इंडेक्स बढ़ जाता है। चूँकि ये हीट वेव चल रही है सेंट्रल सिंध और अपर सिंध में, खासकर नवाबशाह से ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जैकोबा, दादू, लाड़काना, सखर, उन सब एरियाज़ में 45-46 के 47 इस रेंज में चल रहा है टेम्परेचर। वो हीट वेव का सिलसिला फैलते फैलते नीचे जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, थरपारकर, इन अजला में भी फैल जाएगी कल से वो हीट वेव। तो यहाँ के टेम्परेचर्स भी इन अजला के भी 45-46 की रेंज में पहुँच जाएंगे। और अलबत्ता कराची का इतना बहुत ज़्यादा शूट करने का इम्कान नहीं है, इसलिए कि सी ब्रीज़ एक तरह से उस हीट वेव को नीचे तक पेनिट्रेट करने में कुछ मतलब रुकावट है। तो यहाँ अलबत्ता जा सकते हैं 2 दिन, जो 13 और 14 मई है उसमें टेम्परेचर 40 तक जा सकता है, लेकिन 40 भी खासा होगा, इसलिए कि यहाँ पर नमी का फैक्टर ज़्यादा होता है। 40-50% यानी नमी थोड़ी सी कम होगी उन 2 दिनों में, लेकिन फिर भी 40% के आसपास रहेगी, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही रहेगा। अच्छा सर, एक हमारे देखने वालों को इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि कराची में समंदरी हवाएं कराची के टेम्परेचर या वेदर के हवाले से कितनी मुआविन साबित होती हैं? बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होती हैं। देखें, जो समंदरी हवाएं हैं वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, नेमत है कराची के लिए कि इसके टेम्परेचर को वो माइल्ड या मॉडरेट रखती है। अदरवाइज़ आप देखेंगे इनलैंड आप जैसे जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत आपको 40s में और हाई 40s में भी मिलते हैं। इन दिनों मई और जून आपको पता है गर्म तरीन महीने होते हैं, लेकिन कराची का टेम्परेचर और बाकी भी जो कोस्टल सिटीज़ हैं आपके, ठट्ठा हो गया और इसी तरह से आपका इधर वेस्ट की तरफ आप जाएं तो बलूचिस्तान के जो कोस्टल सिटीज़ हैं और मारा, पसनी, गवादर, इन सभी इलाकों में टेम्परेचर माइल्ड ही रहते हैं, यानी मिड 30s में ही रहते हैं। उसकी वजह यही है कि समुद्री हवा चलती रहती है। समुद्री हवा के साथ चूँकि मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा सूरज की इंसुलेशन नीचे तक पेनिट्रेट नहीं करती, क्योंकि उसका बेशतर हिस्सा मॉइस्चर जज्ब कर लेता है अपने अंदर। तो उस वजह से आपको डायरेक्ट इंसुलेशन जैसे इनलैंड मिलती है वो नहीं मिलती।
तो इस लिहाज से बहुत बड़ा अहम रोल होता है समुद्री हवा का। बिल्कुल, कराची वालों को आइंदा 2 दिनों में यानी कि 13 और 14 मई को गर्मी बर्दाश्त करना होगी और इस दौरान टेम्परेचर महकमा मौसमियात का बताना है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। चूँकि इन दिनों सिंध के वस्ती इलाके जो हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में हैं, तो उसके असरात ज़ाहिर है सिंध के दीगर इलाकों में भी हो रहे हैं। कराची अलबत्ता और 14 मई को गर्म होगा। बहुत शुक्रिया आदिया नाज, हमें अपडेट कर रही थी। सिंध हाई कोर्ट ने लियाकताबाद में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने के केस में SPCA अफसरान के खिलाफ शोकॉज को नुमाइशी कार्रवाई करार दे दिया। अदालत ने DG SPCA को 6 अफसरान के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, लियाकताबाद में ग्राउंड प्लस 6 मंजिला इमारत बनाने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें 6 नाम थे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के शामिल थे। और SPCA की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने यह करार दिया था कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसमें जो जिम्मेदार अफसरान हैं जिन्होंने गफलत और मामरत बरती है उनके नाम अरसाल किए जाएं, जिस पर अदालत को बताया गया कि इन 6 जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है, इन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ताहम अदालत ने इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद ये करार दिया कि जो शोकाज नोटिस और जो मामूल की कार्रवाई की गई है वो नाकाफ़ी है और गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने इन तमाम के तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया था, जिस पर अब अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि ये कार्रवाई नाकाफ़ी है। लिहाजा जो गुज़िश्ता समाअत का ऑर्डर था और जिसके तहत तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया था, उस ऑर्डर को फॉलो किया जाए और उस पर अमल दरामद करते हुए तमाम के तमाम जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके आइंदा समाअत पर ये रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। इससे कबल मरियम बीबी हैं जिनकी ये दरख्वास्त थी और उनका ये कहना था कि लियाकताबाद 2 नंबर में ग्राउंड प्लस 6 मंजिला इमारत बना दी गई है और इसके साथ ही जो सिंध हाई कोर्ट में दीगर भी गैर कानूनी तामीरात के केसेस है उसमें भी अदालत ने जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके जिम्मेदारान को नोटिस जारी करते हुए उनसे आइंदा समाअत के लिए जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने इमरान खान को सियासत की दुनिया का प्यादा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सियासत का शहंशाह करार दे दिया। अपने बयान में नासिर शाह का कहना था कि इमरान खान का एजेंडा सियासतदानों और इदारों को मुतनाज़ बनाना है। इमरान को अपना मवाजना किसी जहनी पसमानदा मरीज से करना चाहिए। इमरान खान के साथ बैठने वाले कुछ लोग चंद दिन बाद कहीं और बैठे हैं। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। इमरान खान की सियासत इज्जत और एहतराम से आ रही है। आपको बता रहे हैं वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने इमरान खान को सियासत की दुनिया का प्यादा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सियासत का शहंशाह करार दे दिया है। अपने बयान में नासिर शाह का कहना था कि इमरान खान का एजेंडा सियासतदानों और इदारों को मुतनाज़ बनाना है। इमरान को अपना मवाजना ना किसी जहनी पसमानदा मरीज से करना चाहिए। इमरान खान के साथ बैठने वाले कुछ लोग चंद दिन बाद कहीं और बैठे हैं। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। इमरान खान की सियासत इज्जत और एहतराम से आ रही है। आपको बता रहे हैं वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने इमरान खान को सियासत की दुनिया का प्यादा करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सियासत का शहंशाह करार दे दिया। अपने बयान में नासिर शाह का ऐसा कहना था कि इमरान खान का एजेंडा सियासतदानों और इदारों को मुतनाज़ बनाना है। इमरान को अपना मवाजना किसी जहनी पसमानदा मरीज से करना चाहिए। इमरान खान के साथ बैठने वाले कुछ लोग चंद दिन बाद कहीं और बैठे हैं। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। इमरान खान की सियासत इज्जत और एहतराम से आ रही है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाने के बाद बयानियां बनाए हैं। इमरान खान में वफा नहीं है। इमरान खान ने 4 साल हुकूमत में क्या काम किया है, एक काम भी बताएं। वज़ीर इमरान खान पाकिस्तान के लिए जंगी जहाज़ों से ज़्यादा खतरनाक है। पिछले 2 माह से जो हो रहा है वो समझ से बालातर है। उन्होंने बयानिया अपना ये बनाया इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के खिलाफ। ये जो आईनी एक्ट हुआ है भाई, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, कोई गैर आईनी एक्ट तो नहीं है ना, ये कोई गैर जमहूरी बात तो नहीं है। जमहूरियत में होता है ये। जापान में हर 6-6 महीनों में हुकूमतें गई हैं। आज इंडियंस बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हमारे 100 जंगी तैयारे एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ
और इमरान खान अकेला एक तरफ। हमारे 100 जंगी तैयारों से ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए इमरान खान है। एक आदमी अपने किसी मोहसिन का नहीं है, एक आदमी अपने किसी दोस्त का नहीं है। एक्स वजीर आजम इमरान खान साहब के पास वफा नहीं है। आज उनके पास 4 साल ऑलमोस्ट हुकूमत करने के बाद एक ऐसी बात नहीं है कि वो जलसे में खड़े होकर टीवी पे आकर वो ये बता सकें कि उनकी 4 साल हुकूमत की कारकर्दगी का कोई एक कारनामा बयान फरमाएं, एक कारनामा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9/0 पर दहशतगर्दों को पनाह देने के केस में MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान समेत 3 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बना पर बरी कर दिया। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अदालती फैसले के मुतालिक आगाह कीजिए। जी देखिए, आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में MQM के जो हेडक्वार्टर 9/0 में दहशतगर्दों को मुबैना तौर पर पनाह देने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। आज इस मुकदमे में MQM रहनुमा आमिर खान और दीगर जो है वो नामजद किया गया था। लिहाजा आज अदालत ने आमिर खान समेत 3 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दी है। और जो दीगर 2 मुल्जिमान हैं उनमें मिनहाज काजी और रईस मोहम्मद शामिल हैं, जबकि इसी मुकदमे में 2 मुल्जिमान और हैं जिसमें एजाज न्याजी और नईम, उनको जो है अदालत ने इख्तियारी करार दी है और दोनों मुल्जिमान के दायमी वारंट जो है वो भी गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुल्जिमान पर 9/0 पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ अजीजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, हमें अदालती कार्रवाई के मुतालिक आगाह कर रहे थे। बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने मौजूदा असातिज़ा की तकर्रुरी के हवाले से दरियाफ्त किया। वज़ीर तालीम सरफराज शाह ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, इजलास में क्या तफसीली गुफ्तगू की गई, आगाह कीजिएगा। बहुत से जब आपका अब से कुछ देखा वज़ीर सिंध की सरबराही में तालीम के मुताबिक एक अहम तरीन इजलास को बताया गया कि सूबे में 50,000 असातिज़ा की जो भर्ती थी उनमें से 23,000 असातिज़ा को ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, जबकि मजीद असातिज़ा को आइंदा कुछ दिनों में जो ऑफर लेटर है वो जारी कर दिए जाएंगे। वज़ीर सिंह ने कहा कि जो सूबे के देही इलाके हैं वहाँ पे असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाए और फौरी तौर पर जो स्कूल है उन्हें फंक्शनल किया जाए। नए असातिज़ा की तरबियत के लिए एक जामा हिकमत अमली तैयार किया जाए। वज़ीर सिंह को ये भी बताया गया कि नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती का अमल वो भी शुरू कर दिया जाएगा। तो सिंध में 50,000 अफराद की भर्ती के बाद जो तालीमी मयार है उसमें काफी ज्यादा बेहतरी आएगी। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, हमें अपडेट कर रहे थे।